नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत पहले गाना आया था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जो मोदी सरकार इस अहंकार में रहती है, जो मोदी सरकार इस गुरूर में रहती है कि उसको कोई झुका नहीं सकता। एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जब सरकार झुक रही है। पहली बार तब हुआ था जब किसानों के लिए सरकार बिल ले आई थी। सरकार ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है, पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। किसानों के पक्ष में इतना बड़ा फैसला किसी ने नहीं किया, कभी नहीं आया, और अब पूरा हालात बदलने जा रहे हैं। लेकिन जब बिल का प्रारूप सामने आया तो किसान समझ गए कि ये तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के आने वाला है। नतीजा ये हुआ कि किसान लगातार धरने और आंदोलन पे जुट गए। पूरे देश के किसान खड़े हो गए और कहा कि सरकार किसान विरोधी है। लेकिन सत्ता के मद में डूबी सरकार को ऐसी बातें ना सुनाई पड़ती है और ना सरकार ऐसी बातों पर कान देती है। नतीजा ये हुआ कि ये आंदोलन साल भर चला, 700-800 किसानों की मौत हो गई। और जब चुनाव राज्यों के आने लगे, किसानों का गुस्सा चरम तक पहुंच गया। तो सरकार को लगा कि ये मामला तो बहुत गलत हो गया, गले की हड्डी बन गया। किसान अगर नाराज रहे, इसी तरह नाराज रहे, तो चुनाव में बैंड बज जाएगी। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, मैं ये बिल वापस लेता हूं। तपस्या में कमी नहीं थी, किसानों की एकता, किसानों की ताकत ने प्रधानमंत्री को एहसास करा दिया कि मामला उल्टा पड़ गया। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, सेंट्रल विस्टा, हजारों करोड़ की बनी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन था, उस दिन एक बार फिर इसी क्रूरता का इतिहास दोहराया गया। एक तरफ नई संसद का उद्घाटन था, दूसरी तरफ सड़क पे देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। महिला खिलाड़ियों के बाल पकड़ के, कपड़े पकड़ के सड़क पे घसीटती हुई पुलिस ले जा रही थी। तब लोगों ने कहा कि यह तो सत्ता के अहंकार की, सत्ता के घमंड की पराकाष्ठा है। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आए, उन खिलाड़ियों के साथ ऐसी बदसलूकी भला कैसे सहन की जा सकती है। उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ा और जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव में एक बार फिर ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह जीते और पट्टियां लहराई गई, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तब खिलाड़ियों ने भी सोच लिया कि अब आन बान शान की बात आ गई है, सम्मान की बात आ गई है। खिलाड़ियों ने अपने बड़े बड़े मेडल लौटाना शुरू कर दिए। और जब खिलाड़ियों के मेडल लौटे तो फिर सरकार को समझ में आ गया कि दुनिया भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की जो बदनामी हो रही है, और जाट समुदाय और बाकी समुदाय जिस तरह सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को उसमें लेने के देने पड़ जाएंगे। लिहाजा आनन फानन में कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष को पैदल कर दिया गया। ये दो उदाहरण थे। ये उदाहरण थे कि सरकार झुकी, वही वाले गाने की लाइन, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और फिर सरकार अपने मनमानी तरीके से एक नियम ले आई, कानून ले आई कि अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चालक गाड़ी लेके चला जाता है, तो उसको 10 साल की सजा और 7-8 लाख रुपए का जुर्माना। ट्रक ड्राइवर हैरान थे कि 10-15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, हम कहां से 8 लाख रुपए जुर्माना लाएंगे। 10 साल की सजा काटेंगे तो बच्चे भी नहीं पहचानेंगे। हमारी गलती क्या? अगर एक्सीडेंट हम जान के तो करते नहीं है, हमको ट्रक लेके ये सोच के तो निकलते नहीं है कि आज हमें ट्रक के नीचे किसी को कुचलना है, फिर हमारी गलती क्या है? सरकार को लगा ये छोटे से ट्रक ड्राइवर, इनकी हैसियत क्या है। मध्य प्रदेश का कलेक्टर एक मीटिंग कर रहा था, वो ट्रक ड्राइवर से पूछ रहा है तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने दिखा दिया कि औकात उनकी सरकार से बड़ी है। आधी रात को सरकार को झुक कर बात कहनी पड़ी कि यह नियम अभी लागू नहीं है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि ये नियम रद्द नहीं किए गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, हंगामा जारी है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो देश की ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बार बार कांग्रेस, सहयोगी दल, बाकी आपस आवाज उठा रहे हैं, तो एक बड़ा आंदोलन किसानों की तरह, खिलाड़ियों की तरह क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता? इन ड्राइवरों की तरह ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने में समस्या क्या है?
इस विषय पर बात करेंगे। बहुत खास पैनल मेरे साथ है, मैं सबका परिचय कराता हूं आपसे। मेरे साथ हैं शीतल पी सिंह जी, पत्रकारिता की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। हम लोग उनको बहुत शुरू से पढ़ते रहे हैं और उनको सराहते रहे हैं। आप देश दुनिया के तमाम चैनल में उनको देखते रहते हैं। बहुत सम्मानित नाम अनिल सिन्हा जी का, आप देश के बड़े बड़े अखबारों में और अलग अलग जगह अनिल सिन्हा जी को सुनते रहते हैं। बहुत योग्य, बहुत काबिल आदमी। ओम सैनी जी राजस्थान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सालों तक एक बहुत शानदार पत्रकारिता का नाम रहे हैं ओम सैनी जी, आज मेरा सौभाग्य मेरे साथ हैं। विवेक देश पांडे जी नागपुर से जुड़ रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संघ के शहर से आते हैं, संघ का मुख्यालय नागपुर में है, बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात कहते हैं। और गुजरात से मेरे साथ राजेश ठाकर जी जुड़ रहे हैं, जो बहुत स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं और देश के तमाम बड़े बड़े चैनलों में उनकी बात सुनी जाती है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो टीम ने बनाया था, फिर बात शुरू करते हैं। हिट एंड रन कानून में बदलाव करने के बाद ट्रक ड्राइवर्स और अन्य कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए थे, जिसके चलते देश भर में पेट्रोल डीजल की कमी समेत कई दिक्कतें पैदा होने लगी थी। आखिरकार मोदी सरकार को इन ड्राइवर्स की मांग के आगे झुकना पड़ा और कानून को लागू करने पर रोकने का आदेश देना पड़ा, जिसके बाद संभवतः हड़ताल समाप्त होने लगी है। ऐसे में किसानों और पहलवानों के आगे झुकने के बाद अब मोदी सरकार ने ड्राइवरों के आगे भी घुटने टेक दिए। हर बार इन आंदोलनों के आगे झुक जाने से ये साफ होता है कि मोदी सरकार वाकई में इन लोगों पर अपनी तानाशाही करना चाहती थी, जिसके विरोध में जब इन्होंने अपनी आवाज उठाई तो सरकार को झुकना पड़ा। इससे साबित होता है कि आंदोलनों में आज भी सरकार को झुकाने की ताकत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार विपक्ष ईवीएम को लेकर मोदी सरकार के सामने ऐसा बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करता। विपक्ष अक्सर ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन कभी खुलकर इस तरह से ना तो विरोध जताता है और ना ही किसी आंदोलन को लेकर सड़क पर उतरता है। अगर विपक्ष भी ईवीएम के मुद्दे को लेकर इस तरह का विरोध जताए और सड़क पर उतरकर आंदोलन करे तो संभव है कि मोदी सरकार सोचने पर मजबूर होगी। बिल्कुल ठीक बात है कि एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ, अगर ईवीएम में आप मानते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। राजेश ठाकर जी, या तो आरोप लगाओ मत लगाओ, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करो। क्यों नहीं कर पा रहा विपक्ष एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ? देखिए, कोई भी चीज जो है वो अधूरे मन से नहीं हो सकती। विपक्ष जो है ईवीएम का मुद्दा समय के अनुसार कभी कभी उठाता रहा है, कभी कभी उससे बचता नजर आता है। तो जब तक आप जिससे सत्ता से बेदखल रहते हैं, अगर आपका ये मानना है, और पिछले जो चुनाव हुए 5 स्टेट के, उसमें कांग्रेस के साथ जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर हुआ, उससे उन्होंने ये मान लिया और वहां के स्टेट यूनिट ने ये घोषणा भी कर दी, बड़े नेताओं ने, कि हम ईवीएम के हिसाब से हारे हैं। तो आप अगर ये मान रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें किसी न किसी रूप से कोई तकनीकी कारण से ये वोट जो है उसको मैनेज किया जाता है और लोकतंत्र जो है उसको हैक किया जा रहा है, तो आपको अधूरे मन से ये लड़ाई नहीं लड़नी। पर आपको लड़ना है तो फिर पूरे ताकत के साथ उसमें लड़ना पड़ेगा। और अब तो इंडिया गठबंधन बना है, यानी जितना भी विपक्ष है, सारे विपक्ष को जो है मिलजुल कर इसी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमने देखा है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ती नजर आती है। फिर अगर दूसरे पक्ष के साथ, संजय सिंह के साथ कुछ हो जाता है तो प्रतीकात्मक रूप से सदन के बाहर सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस प्रकार से उनको सदन से बेदखल किया जाता है, तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लगभग 150 जितने सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया। उन्होंने सामूहिक रूप से अगर अपना इस्तीफा देने का एक ऐलान भी कर दिया होता तो कुछ ना कुछ दबाव वहां पर पैदा होता। अब जो है राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। अगर अभी भी विपक्ष के पास ये मौका है और कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है वो इस मुद्दे को अगर गंभीरता से लेता है, तो भारत न्याय यात्रा के साथ ये ईवीएम को मुद्दे को पूरे देश के अंदर उठाने का उनके पास मौका है। उनके पास सैम पित्रोदा जैसा टेक्नोक्रेट है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जो कह रहे हैं कि इसमें धांधली हो सकती है। जब बैंकिंग सिस्टम है, वो बैंकिंग सिस्टम भी हर रोज हमको मैसेज भेजता है
कि भाई आप डिजिटल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यानी कि बैंक भी ये स्वीकार कर रही है कि उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है। व्हाइट हाउस का जो ईमेल है उसको हैक कर सकता है, नरेंद्र मोदी का जो मेल है उसको कोई हैकर हैक कर सकता है। तो ये इंसानों की बनाई हुई चीज है। उससे आगे सोचने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको किसी न किसी रूप से जो है वो मैनेज कर सकता है। तो सवाल ये है कि जितने भी अगर आप पर संदेह है तकनीकी रूप से ईवीएम को लेकर, या तो आप उसको प्रूव कर दो, प्रूव करने के बाद आप इलेक्शन कमीशन को ये बात बोलो कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन मत कराओ, लेकिन जितनी संदेह की स्थिति है उसमें, बैंकिंग सिस्टम में भी हमने देखा सारी जो सिक्योरिटी वॉल्स है कंपनियों की, कॉर्पोरेट की, उसमें भी समय समय पर जब जब उनको दिक्कतें आई उन्होंने अपने डेवलपर से कह के वो दिक्कतों को दूर किया। तो आपको ये जो चीज है, जो संदेह है, उस संदेह को एक तो प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जाने पर सुप्रीम कोर्ट एक ही बात बोलती है कि हर बार अगर यहाँ आ जाते हो आप लेकिन कुछ प्रमाण नहीं है आपके पास, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज यह है कि अभी अभी गुजरात के अंदर जीएसटीवी, गुजरात समाचार का जो चैनल है, उसमें ईवीएम पर एक डिबेट थी। उस डिबेट के अंदर एक टेक्नोक्रेट आए हुए थे, उन्होंने अपना जो ईवीएम मशीन था उसमें किस प्रकार से वो एप्पल को वोट डाल रहे थे तो बनाना को वोट जा रहा था। आपको जो है वीवीपैट जो लगा हुआ होता है उसमें एप्पल को वोट डाल रहे हैं, आपको दिख रहा है एप्पल, आपको स्लिप मिल रही है एप्पल की, लेकिन जो है वोट जा रहा है बनाना को। वो सारी चीजें जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को जब ये कहा जाता है कि आपके जो ईवीएम मशीन है वो हमें दीजिए, फिर हम जो है आपको ये बात प्रूव कर देंगे कि इसके अंदर इस प्रकार की चीजें हो सकती है, और जो चीजें हो सकती है उसको आप बंद कर दो, उसका जो है आप सिक्योरिटी लेवल पर आप चेक कर लो। लेकिन ये सारी चीजें चर्चा के लिए रह जाती है, डिबेट हो जाती है। हर चुनाव खत्म होने के बाद थोड़े दिन के लिए डिबेट रहती है, चुनाव खत्म हो जाते फिर जो है लोग उस मुद्दे को भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, फिर आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे उस मुद्दे को जो है समय समय पर बोलती है, कभी नहीं बोलती है। लेकिन मुखरता के साथ अगर आप सही रूप में ये मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो मन बनाना पड़ेगा। मन बना के फिर आपको जो है वो दबाव बनाना पड़ेगा। सारी जगह पर आपके जो भी लोग हैं उनको ईवीएम मशीन को ले जाके वहां पर प्रेस करके पत्रकारों के बीच में हर सिटी के अंदर आप ये प्रदर्शन कर सकते हैं कि भाई देखो इस प्रकार की जो चीज है उससे हमें संदेह है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन, जिसको न्यायिक रूप से चुनाव कराना एक ही उसका काम है, अगर विपक्ष या कोई भी नागरिक, क्योंकि विपक्ष बोले या ना बोले, मेरा वोट जो मैं दे रहा हूं वो मेरा अधिकार जो है वो सही जगह पर जा रहा है नहीं जा रहा है, वो चिंता मेरी भी है एक नागरिक के रूप से। तो जब देश का नागरिक भी, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर अब ईवीएम को एवरी वोट टू मोदी ये बोलने लगे हैं, तो ये संदेह की स्थिति है। तो इलेक्शन कमीशन को भी जो है बड़ा मन रख के कहना चाहिए कि हाँ भाई देखिए, आपके पास अगर इस चीज के कोई प्रमाण है तो हम आपको ईवीएम दे रहे हैं, और सारे जो लोग हैं आप जो जिसको बोले उसके सामने सीसीटीवी कैमरा के बीच में आप ये चीज करके बता दो कि भी किस प्रकार से इसको मैनेज किया जा सकता है, तो हम उस चीज को दुरुस्त कर देंगे जिस प्रकार से वीवीपैट लगाया गया उसमें। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सरकार के पक्ष की तरह सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह देता है कि नहीं भाई हमने तो ये सब चेक कर लिया है। अरे भाई आपने चेक कर लिया है, लेकिन जो लोग वोट कर रहे हैं या जिसको वोट पड़ रहा है वो अगर कोई संदेह जता रहे हैं तो उस संदेह को दूर करना वो उनकी जो है वो फर्ज है। वो फर्ज इलेक्शन कमीशन निभा नहीं रहा है, और हम समझते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां जो है वो हमारे सामने है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि झुकती नहीं है, बार बार झुकी है। ये किसान आंदोलन के वक्त भी देखा, अभी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से अपने अवार्ड वापस करना शुरू किया, और जब उनको लगा कि ये हमको नुकसान कर रहा है, जब जब राजनीतिक नुकसान दिखता है, गुजरात के अंदर कोई आंदोलन नहीं चला, सारे आंदोलनों को जो है वो कुचल दिया गया। लेकिन पाटीदार आंदोलन एक चला जो सवर्ण अनामत को लेकर, और उसमें उनको लगा कि अब जो है
गुजरात से हमारी सत्ता जाएगी, तो सरकार वहां पर झुकी। बहुत लंबा अरसे तक वो आंदोलन चला, उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रातभर में जेल में बंद कर दिया गया, सारी चीजें की। उसके बाद भी उनको पता चला कि अब चुनाव आ रहे हो, चुनाव में जो है हमको राजनीतिक नुकसान होगा, तो उन्होंने जो है वो उस बात को मान लिया। तो इस सरकार पर जब तक राजनीतिक दबाव नहीं बनाएंगे आप, जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, पब्लिक का मुद्दा इसको ईवीएम को नहीं बनाएंगे कि भाई आप हमारी बात छोड़ दो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो चीज को छोड़ दो, लेकिन आपका जो वोट है, आपका जो अधिकार है, उसको भी हैक किया जा रहा है या उसको चुरा लिया जा रहा है। ये अवेयरनेस प्रजा के बीच में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको उसको तर्क के साथ लोगों के जहन में डालना पड़ेगा, तब कुछ बात हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे राजेश जी, जन आंदोलन तभी खड़े होंगे जब जनता को साथ लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करना बेकार है। शीतल सर, हमने 2-3 बार देखा, उदाहरण दिए कि सरकार झुकी है। विपक्ष को अगर ईवीएम पर शक है, विपक्ष कहता है कि ईवीएम गड़बड़ है, तो एक बड़ा जन आंदोलन विपक्ष क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा? देखिए, इसमें कई तथ्यात्मक बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस मामले पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता। जब कांग्रेस सरकार में थी पिछले यूपीए के दौर में, तब बीजेपी का ये शिकायत थी। उनके एक बहुत वरिष्ठ महासचिव भी रहे और प्रवक्ता भी रहे, जीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और अडवाणी जी ने उसको आगे प्रपोज भी किया था। और उस समय इस मुद्दे को बीजेपी बड़े जोर शोर से उठाती थी और कांग्रेस जो है उससे संतुष्ट थी क्योंकि वो सत्ता में थी। और ये मामला चुनाव आयोग और बाकी पार्टियों के बीच है। आज की तारीख में बीजेपी कह रही है, चूंकि वो सत्ता में है, कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2009-10 में उसको बड़ी आपत्ति थी। इस समय हालत यह है कि तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है, मध्य प्रदेश की पार्टी को आपत्ति है, राजस्थान की पार्टी को इस पे आपत्ति नहीं है। इस पे बटी हुई राय है। दरअसल ये बार बार इसमें कमजोरी इसलिए आती है कि ये उन जगहों से उठती है जहां चुनाव में कोई पराजित हो जाता है और पराजित पक्ष को ये लगता है कि दरअसल वो जीत सकता था, लेकिन कुछ हेराफेरी से उसको हरा दिया गया है। ऐसा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था तब वो पंजाब का चुनाव नहीं जीत पाई थी। हारी जो वो थी उसकी वजह बाद में वही निकली जो सही थी, कि केजरीवाल का नाम मुख्यमंत्री के लिए उछाल दिया गया था और वो एक सेंसिटिव स्टेट है जिसमें करीब 65% सिख रहते हैं। वहां नॉन टर्बन आदमी को चीफ मिनिस्टर वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। और अगले चुनाव में जब उन्होंने भगवंत मान का नाम रखा आगे, तो वो बिल्कुल लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री हुई। तब उन्होंने उसका मुद्दा नहीं उठाया। तो ये जो स्थिति है, इसलिए पहले तो इस बारे में तथ्य पे जाना होगा। चुनाव आयोग इसके बारे में कई बार राजनीतिक दलों को बुला चुका है। उसमें सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये कहता है कि ये मशीन है हमारी, हम इसको छूने आपको नहीं देंगे, आप इसे टेम्पर करके दिखाओ। और जो शिकायत करता है वो कहते हैं कि हमको आप दे दीजिए तो हम टेम्पर करके दिखा देंगे। तो उनका ये कहना है कि इस मामले में ये हम किसी को नहीं देते और किसी के पास इसकी उपलब्धता नहीं है कि उसके पास 50,000 और 25,000 या एक स्टेट जीतने के लिए तो बहुत ज्यादा मशीनें चाहिए, वो कहीं हो, वो उनको टेम्पर कर रहा हो और उनको रिप्लेस कर सके। ये पूरे प्रोसीजर में इतनी बदमाशी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जब कई बार जब चुनाव आयोग के मतलब कई चुनाव आयुक्तों को हम लोग कार्यक्रमों में जब डिबेट करते हैं तो ये बताते हैं कि चुनाव की इस पूरी प्रणाली में बहुत सारे लोग लगते हैं। इतने सारे लोगों को एक कॉन्स्पिरेसी में प्रैक्टिकली मैनेज कर पाना संभव नहीं लगता। और मैं भी इस बात में यकीन करता हूं, चूंकि हम लोगों ने बहुत इसकी तस्दीक की, हर बार ये मसला उठता है, हर बार एक बार हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। सचमुच में चुनाव कराने की पूरी प्रणाली में बहुत सारे लोग लगते हैं और सब लोगों को इस सब के लिए राजी कर पाना किसी एक बूथ वगैरह पे संभव है, लेकिन पूरे तंत्र को कर पाना संभव नहीं है। और आज के युग में जब अमेरिका अपने केबल नहीं छुपा सकता, तो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी रह जाएगी, मैं इस पे यकीन नहीं करता। और ये चीज इसलिए दम नहीं पकड़ पाती कि क्योंकि जनता के बीच में भी इस पर अविश्वास है।
जो लोग सत्ता में नहीं होते उनको लगता है कि धांधली हो रही है, जो सत्ता में होते हैं उनको लगता है धांधली नहीं हो रही है। ये परिस्थिति जब तक बनी रहेगी, इसमें कोई जन आंदोलन एक मतलब इसके पक्ष में एक वातावरण बनना संभव नहीं है। एक दूसरे, अगर पार्टियां इतनी सीरियस हैं, जो कि वो नहीं है, हम आप जानते हैं, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो चुनाव जीतती भी रहती हैं, हारती भी रहती हैं, और ये बात उनकी तभी उठती है जब वो हारती हैं। जीतती हुई एक भी पार्टी को हमने कहीं भी इस मामले को उठाते नहीं देखा। इसलिए इस मामले में एक नैतिक बल नहीं बन पा रहा है, और नैतिक बल न बन पाने से ये एक आंदोलन की शक्ल नहीं ले पा रहा है। जिन दो मुद्दों की आपने बात की, किसानों का और अभी जो ये मुद्दा आया है ड्राइवरों का, ये सबको प्रभावित इसने किया, और इससे पता चला कि एक साथ बिना किसी बड़े आह्वान के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मीडिया प्रचार के, बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार के राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि वो हितों के को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था और उससे लोगों की जान मतलब जीवन को नुकसान हो रहा था, उनके लिए खतरा था, तो वो तुरंत सड़क पे आ गए। ऐसी परिस्थिति अभी इसके मामले में नहीं क्रिएट हो पा रही है जैसा हम लोग देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक ही पार्टी की दो राज्यों में अलग अलग चुनाव परिणामों के चलते दो राज्य इकाइयों के इस मामले में राय एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मध्य प्रदेश की पार्टी को बहुत आपत्ति है। तो ये जो परिस्थिति है, ये अभी एक नैतिक आभा नहीं ले पाई है, जिसकी वजह से जनता इसमें भागीदार एक तो नहीं हो रही है, और दूसरे हमारे इस समय के जो राजनीतिक दल है, ये जो जिन दोनों आंदोलनों का आपने जिक्र किया, ये हमारे राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाए गए आंदोलन नहीं है। न किसान आंदोलन, न पहलवानों का आंदोलन, और न ये ड्राइवरों का आंदोलन। ये स्वतः स्फूर्त है, समस्या से उभरे हैं, और उन्होंने अपने पूरे कैनवास को एक साथ कर लिया है। राजनीतिक दलों को अगर कोई आंदोलन उठाना चाहिए इस समय, तो लोकतंत्र पर सामूहिक खतरा है। तमाम हमारी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और सत्ता के विरुद्ध सच कहने की हिम्मत खत्म हो गई है हमारे सिस्टम से। ये सबसे बड़ा खतरा है, जिसका ईवीएम भी एक पार्ट है। हो सकता है ये मामला, चूंकि चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों के बीच में है, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो अपने फैसले खुद कर सकती है, संविधान से वो सुरक्षित है, और उसमें उनका चुनाव होते समय तक की करप्शन है, उसके बाद करप्शन क्या मतलब उसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उनको सुरक्षा मिली हुई है संविधान से। वो चाहे तो न्यायप्रिय रह सकते हैं, जैसे एक समय में हमारे वो सज्जन थे जिनको राजीव गांधी ने अपॉइंट किया था, जिनकी वजह से चुनाव आयोग को बहुत इज्जत से जाना जाता है, शेषन साहब। राजीव गांधी ने उनको अपॉइंट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया उससे राजीव गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा उनको परेशानियां हुई। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, उनमें खुददारी हो तो। इसका ही ये मसला और अन्य सारे मसले जो इस चुनाव आयोग के सामने हैं, वो चुनाव आयोग सक्षम है अगर चाहे तो उनको न्यायप्रिय ढंग से लोगों को विश्वास में लेते हुए निर्णित कर सकता है। ये दुर्भाग्य है कि ये मसला लिंगर होता चला जा रहा है, इसमें शंका बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है, और चुनाव दर चुनाव होते जा रहे हैं। अभी जिस मसले पर सरकार ने बैक ट्रैक किया है, उसकी वजह है 2024 का चुनाव अगले 3 महीने में होने जा रहा है, लोकसभा का। इस समय मोदी जी कोई खतरा नहीं उठा सकते। जैसे ही तेल और डीजल की किल्लत पेट्रोल पंपों पे होना शुरू हुई इस हड़ताल से, तैसे सरकार के हाथ पांव फूल गए। इस सरकार के हाथ पांव फूलते हैं, लेकिन चुनाव सर पे आ जाए तब। किसान आंदोलन में भी उन्होंने फैसला तब किया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे आ गए। जब तक नहीं आए उनको वो मरने दे रहे थे, 700-800 लोग वहां मर गए, साल भर आंदोलन चला। तो ये इस सरकार की कमजोरी है, क्योंकि लोकतंत्र का सिर्फ एक हिस्सा उसने अब तक आप कह सकते हैं कि अभी छोड़ रखा है, जिसमें भी बहुत शिकायतें, ये कार्यक्रम ही आपका उसकी शिकायत कर रहा है। बाकी तो उन्होंने सारी चीजों को धराशायी कर लिया है। तो सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है कि चुनाव अभी हमारे देश में हो रहे हैं। अब इससे जैसे ही चुनाव आता है, और चुनाव के समय अगर कोई समस्या है जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो उस समय वो बैक ट्रैक कर लेते हैं। इस मामले में जो बैक ट्रैक उन्होंने जो पिछला बैक ट्रैक किया था किसान आंदोलन में, उसमें से एमएसपी लागू नहीं किया, और एमएसपी के लिए फिर से किसानों ने नोटिस दिया है, वो फिर से आंदोलन
फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। इन लोगों से भी जो उन्होंने वादा किया है, कोई कानून उन्होंने बदला नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर संसद में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी सिर्फ इसको पानी डाला है कि ये मामला सामाजिक समस्या के तौर पे न बदल जाए, पेट्रोल डीजल और जरूरी चीजों की किल्लत न समाज में हो जाए, जो वोटों की शक्ल में इनके खिलाफ न चली जाए। इसलिए उन्होंने थोड़ा बैक ट्रैक किया है। बाकी उनकी नीयत पर अब ये फैसला क्यों समस्या में बदला, उसकी वजह यह है कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। संसद से आपने विपक्ष को बाहर कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि इस कानून में है क्या, इसके खिलाफ क्या हो सकता है, इसके पक्ष में क्या हो सकता है। अगर बहस हुई होती तो देश को पता हुआ होता, अगर उसकी रिपोर्टिंग मीडिया में हुई होती, देश के लोग जान रहे होते, वो अपनी एक राय बनाते, वो भी अपनी राय व्यक्त करते अपने सांसदों के जरिए। वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चूंकि नहीं हुई, हड़बड़ी में कानून बहुत सारे पास कर लिए गए, उसमें से एक ये भी है, तो एक समस्या को उसने जन्म दिया जो हमारे आपके सामने है। लोकतंत्र की जरूरत ही यही है कि उसमें संवाद होना चाहिए। संवाद होगा कैसे? जब संसद में बहस होगी। संसद में बहस कैसे हो? जब संसद से विपक्ष को बाहर कर दिया गया है। तो खतरा लोकतंत्र को है, भारी खतरा है। लोकतंत्र ऑलरेडी बहुत प्रभावित किया जा चुका है। इस पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई चीज हमारी राजनीतिक दल निर्मित करने में असफल रहे हैं। ये हमारे आपकी तकलीफ की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में हमारे राजनीतिक दल विफल रहे हैं। ओम सैनी सर, आपका क्या मानना है? क्या ईवीएम पर आरोप अगर लगा रहे हैं तो एक इसके लिए एक बड़ा जन समर्थन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे राजनीतिक दल? माइक अनम्यूट कर लीजिए ओम सैनी सर, माइक। ओम सैनी सर माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक माइक ओम सैनी सर माइक। हो गया सर, हो गया जी सर, हो गया। मैंने कहा कि सारी बातों का खुलासा सारे तथ्यों के साथ में तो शीतल जी ने सारी बातें कह दी, इसमें कोई शक नहीं कि क्या स्थिति है, क्यों आज इस तरीके से हम भुगत रहे हैं और क्यों लोकतंत्र की इस जो जैसी हालत बनी हुई उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस वक्त जीएल नरसिम्हा जिन्होंने वो पुस्तक लिखी थी और आडवाणी जी ने जिसको प्रपोज किया था, जिसकी वजह से चर्चा हुई, पुनः उसको लाना चाहिए। और साथ साथ में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब भी इंडिया गठबंधन को खासतौर से कहना चाहिए कि अगर हम विजयी होते हैं इन सारी खामियों के बावजूद, तो हम निश्चित रूप से ईवीएम को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये घोषणा करने का दम जब तक हासिल ना करेंगे, जब तक आम लोगों के बीच में इस बात को उस तरीके से स्थापित नहीं की जाएगी जैसे ट्रक ड्राइवर्स ने की, जैसे किसानों ने की, जैसे पहलवानों ने की, उसी तरीके से राजनीतिक दल भी एक स्वर से इस बात को कह सकते हैं कि अब तक वो इन तीनों बातों में उस तरीके से खुल के नहीं आए, न किसानों के साथ में उस तरीके से खुल के आए, न ट्रक ड्राइवर्स के साथ में आए, न पहलवानों के साथ में आए। छुटपुट बयान सिर्फ दिए हैं। हम और आप इस बात की चर्चा करते रहे, उनकी मदद के लिए खड़े रहे, लेकिन उस तरीके से बाकी लोग खड़े नहीं हुए। और ये तकलीफ की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने रवैये को बदल लेती है। अगर जीत जाती हैं तो उसके बाद में उसकी चर्चा बंद कर देती हैं, और हार जाती है तो तुरंत ईवीएम की बात करती हैं। ये सच है कि जिस चीज को आदमी बनाता है उसमें सब कुछ किया जा सकता है। आदमी से ज्यादा ब्रेन किसी दूसरे का सिलसिला हो नहीं सकता। तो टेक्निकल चीजों के बावजूद भी इस मुद्दे के साथ में अगर हम लोगों के बीच में जाएं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के बीच में जाएं, इसको सबसे ऊपर रखे कि अब ये सारी बातों के साथ साथ में ये बात याद रखिए कि अगली बार से अगर हम विजयी हो गए तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं कराएंगे, चाहे उसके लिए कितना भी वो नुकसान उठाना पड़े। लोगों में ये बात उस तरीके से पेनिट्रेट करने की चेष्टा नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही है। जब ये सारा सिलसिला बन गया है, मेरा ख्याल है कि आज आपका चैनल और हम लोग सारे बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा राजनेता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके बीच में बात होनी चाहिए और वो घोषित करें, खास तौर से इंडिया संगठन इस बात को घोषित करे कि अगर हम शासन में आते हैं, हम अगर ताकत में आते हैं, चाहे प्रदेशों में चाहे केंद्र में कहीं पर भी, तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से ईवीएम को हमारे यहाँ से मतलब बिल्कुल अलग कर देंगे। ये बात जब तक नहीं कही जाएगी तब तक कोई बात हो नहीं सकती। जी बिल्कुल ठीक की बात कह रहे हैं आप कि एक बड़ा मैसेज तो देना ही पड़ेगा, तब कहीं आप जन समर्थन जुटा पा सकते हैं। अनिल सिन्हा जी, आपका इस मामले में क्या मत है? मुझको लग रहा है कि और अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, अगर बड़े मतलब व्यापक संदर्भ में, तो आपको जो हेल्पलेसनेस है
जो पॉलिटिकल पार्टीज की, उसका अंदाजा होगा। मुझको लग रहा है उनको सिर्फ दोषी ठहराने से मामला बनता नहीं है, क्योंकि कहीं भी ईवीएम पेपरलेस हो गए थे, मतलब 90s के लास्ट तक यूरोप और यूएस के इलेक्शंस, और वो धीरे धीरे लौट गए पेपर बैलेट में। लेकिन कोई ये पॉलिटिकल पार्टीज के आंदोलन से नहीं लौटे। वो उन्होंने वो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अपने को लगातार उनको लगने लगा, और जो आरोप लगाए लोगों ने कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, और इसमें जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, मतलब जो पब्लिक स्पेस है पॉलिटिक्स का, और वो वहां पर लोगों ने इसकी बहस की लगातार, और शिकायतों पर ध्यान दिया। खुद इंस्टीट्यूशन ने, जो जिन इंस्टीट्यूशंस को जिम्मेदारी थी उससे जुड़े हुए, उन लोगों ने पहल करके धीरे धीरे, अभी भी वहाँ हाइब्रिड सिस्टम है यूएस में, और वो जो सिस्टम है उसमें मशीन का बहुत रोल है, उस पर भी कंसर्न चल रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न, और इतने मतलब रोबस्ट, जिसको आप कह सकते हैं बहुत मजबूत उनका जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशंस है, उस संस्थाएं हैं, उसके बाद भी लोगों को अविश्वास है उस इलेक्शन, मतलब और परफेक्ट करना चाहते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं कि वो रोड पर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से ईवीएम में परिवर्तन, मतलब ईवीएम का जो इशू है, मतलब ईवीएम नहीं, फेयर इलेक्शंस का जो इशू है वो एड्रेस नहीं हो पा रहा है, वो हमको लग रहा है तो थोड़ा सा हम लोग उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। और भी मतलब वो जिम्मेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है जिसकी वजह से आपको ऐसा है कि कोई वहां पर जो जॉर्जिया में जब ट्रंप ने आरोप लगाया, तो जो वहां की मतलब कोर्ट है, वहां के चुनाव आयोग है, मतलब जो भी इलेक्शन मशीनरी है, वो सब ने अपने को साबित किया कि गिन करके उनको बताया कि इसमें बाइडेन जीते हैं और ये आपका आरोप गलत है। उसने तो पूरा आंदोलन खड़े किए थे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्टीट्यूशंस की, जैसे अपने यहाँ कोर्ट ही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। और वो अब किस वजह से छोड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है अडानी के बारे में, या बाकी जो डिसीजंस आप देखेंगे, एक पैटर्न है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इलीगल हुआ है, मतलब इलीगलिटी को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन जब रेमेडी देता है तो जो एग्जिस्टिंग ये है, मतलब जो इलीगल चीजें चल रही है उसके पक्ष में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस की जो गड़बड़ियां हैं उसके बारे में भी कमेंट करता है। दूसरा है क्या कि स्पेस, हम लोग बात करते हैं कि आंदोलन क्यों नहीं किया। अब दूसरे मुल्क में ही देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज के मूवमेंट से कोई परिवर्तन नहीं आया है, चाहे वो ब्लैक मतलब मैटर्स वाला जो आंदोलन था वो हो, या कोई भी, मतलब बाद में भी जो कैपिटल हिल पर का था, वो सारे आंदोलन में पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है और जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है। अभी देखिए वहां कई चीजें मीडिया में डिबेट से साबित हो जाती हैं, मतलब हो जाता है, वहां तय हो जाता है। इवन पॉपुलैरिटी का काउंटिंग या जो सर्वे, जो पोल, मतलब ओपिनियन पोल्स है, उनकी इंटेग्रिटी इतनी है कि जो प्रिडिक्ट करते हैं लगभग वही आता है, लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए हैं, उसमें विपक्ष भी कोलैप्स हो गया है। इसलिए हमको लग रहा है कि वो रोड पर उतरेंगे तो हो जाएगा। ये हमको लग रहा है क्या कि उस लोकतंत्र से आप ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप देखिए फर्क समझना चाहिए। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आइडियल डेमोक्रेसी हमने बनाई, मतलब उनके समय में जो अभी तक आया 75 साल में, कांग्रेस के समय में, उसमें बहुत सारे लैप्सेस थे, उसमें कई गड़बड़ियां थी। हमने तो देखा है कि ये जो पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं, इसी में सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग तो मेरे बिहार के स्टेट में होता था, और उसमें मतलब दलित और जो कमजोर लोग थे, या अगर कहीं कहीं तो दबंग के सामने कोई वोट ही डालने नहीं जाता था। जो सेशन आए तो ये परिवर्तन हुआ। तो ये बैलेट पेपर और मशीन का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है, इंस्टीट्यूशन जो इसको कराने की है, उसके इंटेग्रिटी का है। वो अगर मान लिया पेपर बैलेट अगर हो भी जाता है, तो हम तो देख चुके हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा
लोग बोल देते थे कि आपका वोट डाल दिया गया है, और उसके बाद कामदेव सिंह का नाम, मैं अपने ही जिले का नाम ले रहा हूं, उसको ठेका देते थे लोग, और वो जो है पूरा का पूरा इलेक्शन जीत करके ले जाता था। सेशन के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ। इसीलिए ये सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं है। अभी आप बताइए कि रामपुर के, आप तो पता है, आपने तो कहा भी कई बार, रामपुर में लोगों को ना मतलब हटाया गया ये से, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन मतलब मतदाता सूची से हटा दिया गया। उसके बाद उनको वोट डालने के लिए भी रोक दिया गया। कई उसमें आए, खबरें आई कि कुछ इलाके में रोक दिए गए, लोग गए ही नहीं। तो ये मतलब स्टेट, उसमें फर्क ये था कि स्टेट को एक जो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी जिसको पवित्रता कहते हैं, वो एक मशीनरी को था। मैं तो देख चुका हूं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होता था तो बिहार जैसे स्टेट में जहां वायलेंस नॉर्म था, इलेक्शन में 75-70 आदमी हर इलेक्शन में मरते थे, ये बूथ कैप्चरिंग के मामले में, पुलिस की गोली से और आपस में गोली चलाने से। ऐसी जगह में भी और अफसर वगैरह थर थर कांपते थे जो जाता था। मतलब अपने घर में ही हमने देखा कि उनको लगता था कि अगर पोलिंग कुछ गड़बड़ी अगर हो गई और शिकायत जाएगी तो नौकरी चली जाएगी। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो मतलब ये था, पावर था, या जो उसकी जो कहिए अथॉरिटी थी, वो खत्म हो गई। इकबाल जिसको कहते हैं, आराम से देखिए किस तरह से, और ये अपने खुद खत्म किया है चुनाव आयोग ने। चाहे आप इसके लिए दोष दें, मतलब मोदी के समय में सब इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कोलैप्स करा दिया, लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी तो कोलैप्स अपने होने के लिए तैयार हो गई। तो हमको ये इंट्रोस्पेक्शन का, अब मीडिया में बताइए, मीडिया में अगर आपको संजय शर्मा को बोल दिया अगर किसी ने कि आप करिए यही, तो आप करिएगा? नहीं करिएगा ना। लेकिन 90% झुक गया। हमको ये भी देखना चाहिए कि हमने जो अपना समाज बनाया वो कितना डेमोक्रेटिक है। वो हमने डेमोक्रेसी को अपने अंदर नहीं लिया। अभी भी तो देखते हैं कि इवन जो आपका जो अल्टरनेटिव मीडिया जो आप जैसे लोग हैं, उसका भी अब 70-80% तो ठीक है, 20% तो पता नहीं कब क्या रुख अपनाता है, और कोई बिना लॉजिक के वही डिबेट करता रहता है जो डिबेट गोदी मीडिया में चलता है। अब अभी मतलब लास्ट, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल आपने ईवीएम को रखा है, लेकिन मैं इसको जरा समझाने के लिए कहना चाहता हूं कि अभी बीजे चल रहा है। अभी जितना आप पूरा देखिए, चाहे आप गोदी मीडिया का स्पेस देखिए या यूट्यूबर्स का स्पेस देखिए, सब में बहस चल रही है कि सीट शेयरिंग का क्या होगा। ये में हमको भी जो इन्विटेशंस आ रहे हैं उसमें यही है क्या कि हम लोग इंडिया गठबंधन के बारे में सीट शेयरिंग की तय करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद दूसरी बात करेंगे क्या कि उनका गठबंधन में टूट फूट का लगातार चल रहा है ये महीनों से। अभी कल जो है उनकी मीटिंग थी बीजेपी की, उन्होंने कमेटी बनाई कि असंतुष्टों पर नजर रखने के लिए, और जो दूसरे दल से लेना है मतलब लाना है। लेना है का अर्थ समझिए, लेना में सिर्फ आकार और एकार का फर्क है। लेना है मतलब दूसरे दल से जो लोगों को लाना है वो कैसे लाना है, इसके लिए कमेटी बना दी। इस पर कोई डिबेट हमने, मतलब मुझको कहीं एक आध दो यूट्यूब में छोड़ करके किसी ने डिबेट नहीं किया। कितनी बड़ी बात है कि बीजेपी की लीडरशिप इतनी डरी हुई है कि उसको लग रहा है कि असंतुष्ट है, मतलब असंतुष्ट है तभी तो कह रहा है, लेकिन इन असंतुष्टों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और हम हर बार जो है इंडिया गठबंधन के असंतोष की बात करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि कोई असंतोष नहीं है। 4 बैठकें हुई है, 4 में एक भी ड्रॉप नहीं हुआ कोई पॉलिटिकल पार्टी। सारे मेंबर्स आए, सारे लीडर्स आए, और अब सीट शेयरिंग भी हो रहा है, कन्वीनर भी हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि थोड़ा हम जो फोकस करते हैं उसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल सिन्हा जी, और ये बात तो सही है कि एक तरफा रिपोर्टिंग होती है। विवेक जी, आज के मुद्दे पर आपकी टिप्पणी क्या है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा विवेक भैया। हाँ संजय जी, ये बहुत पेचीदा मामला है। शीतल सिंह ने पूरी तरह से, मुझे लगता है जैसी स्थिति है उसकी वो पूरी समझा दी है। मैं कुछ बातें ऐड करूंगा। देखिए, ऐसा है कि सैम पिट्रोडा कह रहे हैं कि हैक किया जा सकता है। कांग्रेस ने ऑफिशियली कहना चाहिए। सैम पिट्रोडा के कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं कहती?
बाकी पार्टियां जो है कांग्रेस के जितने भी पार्टनर्स है वो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सारे कन्विंस्ड है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो नहीं कह रहे हैं इसके बारे में कुछ। जब सत्ता में थे तब कन्विंस थे, अब सत्ता के बाहर जाके कैसे हम कहेंगे कि भाई हम ईवीएम को विरोध करते हैं? क्योंकि अगर वापस सत्ता में आते हैं तो क्या आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे? इसके बारे में मुझे लगता है कि आप इनके अंदर जो भी वो सोच रहे हैं वो पक्का यही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे इसकी धांधली नहीं हो सकती। जो अनिल सिन्हा जी ने कहा वो बात सच है कि धांधली जो हो सकती है वो इलेक्टोरल लिस्ट में हो सकती है, और इसका जो प्रमाण है वो अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बंगाली प्रोफेसर है, उन्होंने इसका प्रमाण दिया है। तो बीजेपी इलेक्टोरल रोल में बिल्कुल धांधली करती है, इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं। ईवीएम के बारे में मुझे पता नहीं, ईवीएम के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक उसके बारे में तथ्यों की बात है, कई बार इसके ओपन चैलेंजेस दिए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। जर्मनी में जो बंद हुआ ईवीएम, वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसलिए बंद हुआ। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई जजमेंट आया ही नहीं अभी तक, और ये ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में ये मामला आया है, उससे पहले से मामला चल रहा है। मोदी सरकार के आने पर ये मामला चल रहा है, ऐसा नहीं है। और उसमें दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है संजय जी कि इस तरह का नैरेटिव जो है ईवीएम के खिलाफ, ऐसा एक मानने वाला एक तबका है कि ये वो कहते हैं कि भाई जिस तरह का एक नैरेटिव इसलिए भी बनाया जाता है कि ईवीएम पे लोगों का, ईवीएम पर का विश्वास जो है उड़ जाए, और कई लोग जो हारने वाली पार्टी है उसके पक्ष में मतदान ही ना करे। अभी हम कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं और वो मत अगर बीजेपी की तरफ जा रहा है तो हम वोट क्यों दें? इस तरह का एक माइंडसेट बनाने की भी एक कोशिश है, ऐसा मानने वाला भी एक तबका है। तो उसमें भी दम है, उस बात में भी दम है। तो ईवीएम के खिलाफ नैरेटिव बनाना ये हो सकता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में जाता हो, कि ईवीएम के ऊपर अविश्वास निर्माण किया जाए। तो क्यों, अच्छा ईवीएम के ऊपर आपका अविश्वास है तो आप ये सारा इलेक्शन कैंपेन क्यों कर रहे हैं? अगर आप कितना भी आप कुछ कर ले, आप जितना भी जद्दोजहद आप कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा दिए इलेक्शन के लिए, लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है ऐसा आपको लगता है तो फिर ये सब करने का मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि एग्जैक्टली क्या स्टैंड लिया जाए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन ने स्टैंड भी ले लिया कि ईवीएम नहीं चाहिए, तो सरकार बगैर ईवीएम के इलेक्शन करा देगी, और आप इलेक्शन में अगर आपने ये स्टैंड लेके हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी बला से, आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो पार्लियामेंट चला रहा है, वो बिल पास कर रहे हैं, वो इलेक्शन ले लेंगे, जितनी भी पार्टियां उनके साथ में है वो इलेक्शन में आ जाएगी, वो इलेक्शन ले लेंगे, एक तरफा कर लेंगे और अपनी जीत को और जबरदस्त तरीके से 400 पार हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे वो। तो इसलिए इस तरह की कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। और एक सिर्फ पॉसिबिलिटी ये है कि 10 साल पहले का ईवीएम और आज का ईवीएम, इसमें फर्क ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है, तो कोई भी मशीन स्टैंड अलोन भी क्यों ना हो, उस स्टैंड अलोन मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में तथ्यों को रखा जाना चाहिए, और साइंटिस्ट जो है वो उनकी मदद से इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टैंड अलोन मशीन को भी क्या उसमें गड़बड़ की जा सकती है, ये होना चाहिए एक। और बैलेट पेपर से तो मुझे नहीं लगता कि फिर से वापस इलेक्शन अभी हो सकता है। बैलेट पेपर से इलेक्शन इस देश में होना, ये जैसे अनिल सिन्हा जी ने कहा, उस तकलीफ को वापस लाने वाली बात होगी। मैं सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और उसमें एक हो सकता है कि अगर मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, मैं वोटिंग को जाता हूं, वहां मेरा नाम नहीं है, पहले था, लेकिन जब मैं वोटिंग के लिए गया तब मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नंबर जारी किया जाए, फोन नंबर, जिसपे आप मिस्ड कॉल दे। किसी भी बूथ पर अगर 0.01% भी मिस्ड कॉल्स जाते हैं, जितने भी 100 लोग हैं उसमें से अगर एक का भी मिस्ड कॉल जाता है, तो उस बूथ पर
इलेक्शन री इलेक्शन होगा, इस तरह की आप परसेंटेज डिसाइड कीजिए कितने हाँ, परसेंट उस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोल रोल वाला जो लफड़ा है वो परमानेंटली बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक तो है, ये हो सकता है, ये मेरे ख्याल से वाजिब एक डिमांड होगी, उस पर विचार होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आनंद बदल सर, आज की इस चर्चा पे आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है? हाँ, मैं बहुत जल्दी सारी चीजों को समेट लूं। शीतल जी ने और अनिल सिन्हा साहब ने काफी चीजें कवर कर दी है, मैं उसी को आगे कर दूं। देखिए, बड़ा मुद्दा इलेक्शन रिफॉर्म है, उसका एक छोटा हिस्सा ईवीएम है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इलेक्टोरल रोल भी ठीक कर लीजिए, 100% कर लीजिए, मैं घर से ही नहीं निकलने दूंगा, जो रामपुर में हुआ। आप ये केवल आप मेरा कहना है कि ये केवल स्टैंड अलोन नहीं है। पहली चीज, ईवीएम अगर आप आज की तारीख में, जैसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कर रही हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बनाएंगी तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पर से मान रही है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं व्यक्तिगत रूप से शीतल जी के साथ हूं। मैं 12 चुनाव, लोकसभा चुनाव व्यक्तिगत रूप से स्ट्रांग रूम से लेके वहां तक किया हूं। मैं ये मानता हूं कि इतने बड़े स्तर पे धांधली संभव नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि मशीन में धांधली हो सकती है, क्योंकि वो मशीन गड़बड़ काम कर सकती है। वो मशीन किसी मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से व्यक्ति उसको धांधली कर रहा है, या मैल फंक्शन है। रॉकेट में अगर गड़बड़ मशीन हो सकती है तो यहां भी हो सकती है। मुख्य मुद्दा यह है कि इतने बड़े स्केल पे पेगासस तो 2-4 आदमी इस देश में जानते होंगे कि यूज किया गया है 100 लोगों के ऊपर। वो जब नहीं छुप सकता है, ये चीजें 543 वो हैं, 543 ऑब्जर्वर जाते हैं, 543 प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, और 543 उसमें मैं ये बता दूं, ईवीएम मशीन सेट करने वाले 2 लड़के आते हैं, मिनिमम 2 आते हैं। और आप जैसा हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि सेटिंग तो वही होगी, क्योंकि उसी समय कैंडिडेट तय होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि सेटिंग हो रही है, तो सेटिंग तो वही होगी कि 3 नंबर की, 4 नंबर की, 2 नंबर की, 1 नंबर, और उनको एक लिस्ट दी जाएगी कि इनका इतने % कम वोट, इनके इतने %। ये रिमोटली भी हो सकता है। अगर विवेक जी कह रहे हैं, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल ये एआई कर सकता है, लेकिन इसको 2 आदमी बैठ के नहीं कर सकते। इसको करने के लिए कम से कम 2-4 हजार लोग चाहिए। और मुझे लगता है कि जब जस्टिस लोया का, मैं फिर से एक आउट ऑफ रेफरेंस ला रहा हूं, कि हत्या में आज भी एक वो कहता है हु किल्ड जस्टिस लोया, हमारा आपका एक साथी किताब लिखता है, तो 1000 लोगों में अगर ये गड़बड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो बाहर आई होती। इसको इफेक्ट किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वो मैं मानता हूं। मैं सिर्फ 1-2 चीजें इसलिए कर दूं कि आपको और दर्शकों को ये चीज, मतलब दर्शकों को ये चीज पता लग जाए। देव सहायम साहब एक बहुत लंबा मूवमेंट चला रहे हैं पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से। देव सहायम साहब वही हैं जिन्होंने जेपी जब अरेस्ट हुए थे तो वो डीएम थे, मतलब कमिश्नर या डीएम जो भी होते हैं चंडीगढ़ के थे। अब वो बेंगलोर में लेके लंबा वो चलाते हैं, रोज करते हैं। बहुत से इस पे, मैंने भी इस पे बहुत कार्यक्रम किए हैं। आप उससे इलेक्शन रिफॉर्म की जब बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकार ने जो अदालत के उसमें है, यहाँ पे राजेश ठक्कर साहब बैठे हैं। 2017 में गुजरात में 22 इलेक्शन पिटीशंस हुई थी, 22। मैं ये बात में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वहां पे जो फर्क था 77 और 99 सीट का, वो अगर 22 इलेक्शन पिटीशन उल्टी हो जाती तो फर्क उल्टा हो जाता, 22 उनके कम हो जाते। वो 22 इलेक्शन पिटीशन थे, उसमें 1-2 कांग्रेस की थी, बाकी 19-20 ज्यादातर बीजेपी की थी। उसमें 2 इलेक्शन पिटीशन पे वहां के हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया, उनका सेटिसाइड किया इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए, मंत्री भी बने रहे। बाकी 18-19 पे उन्होंने कोई 5 साल निकल गए, इलेक्शन पिटीशन पे डिसीजन नहीं हुआ, तो इस कानूनी को आप रद्द करके फेंक दीजिए। चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ईवीएम जो है वो, क्योंकि अच्छा मैं एक चीज और, मैं अपनी बात इसलिए स्पष्ट कर दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस पे जब ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा जरिया है। और एक चीज और मैं जिस तरह से देख रहा हूं, सरकार ना किसान वाले मामले में झुकी, ना सरकार ये जो अभी हड़ताल हुई इस पे झुकी, सरकार झांसा देने में सफल हो गई। वहां किसानों को क्या कहा गया? किसानों को कहा गया था कि ये लिखित दिया गया था कि भाई ये कर रहा हूं मैं, एमएसपी आपके ऐसे एक कमेटी बनेगी, आज तक किया, झांसा दे दिया। यहां पे क्या किया? यहां पे कहा गया कानून तो बन गया है, लागू अरे इनके मन का है, प्रेसिडेंट ने जब उस पर साइन कर दिया तो क्या इनके मन की बात है कि ये कानून लागू नहीं करेंगे? वो 1 अप्रैल से लागू होना है, हम आपसे बातचीत करेंगे।
और ये जो वापस लिया है हड़ताल, हम और आप लखनऊ में रहते हैं, क्या बुरी हालत हो गई थी। इसका मुख्य कारण एक तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोकसभा इलेक्शन, एडवर्स पब्लिसिटी, लेकिन तात्कालिक मुख्य कारण 22 जनवरी का इवेंट है। 22 जनवरी का इवेंट नहीं हो पाता। बाकी तो अगर इनके पास अभी समय होता तो इतनी जल्दी ये 2 दिन के अंदर वो नहीं करते। 22 जनवरी का इवेंट नहीं हो पाता। मैं लेकिन ईवीएम के बारे में मेरा एक थोड़ा दूसरे मान्यता है। मेरी मान्यता यह है कि ईवीएम की कंट्रोवर्सी बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। बीजेपी इसको प्रमोट करती है, हवा देती है कि इसकी हवा बनी रहे कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी चाहती है कि लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठ जाए। वो जो बार बार होता है कि आएगा तो मोदी, कर लो कुछ मोदी ही, ईवीएम तो है ही, ईवीएम नहीं हटेगा तो क्या होगा। क्योंकि जिस दिन व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है, इस देश का एक बड़ा प्रतिशत, वो 4 से 15%, 5 से 15% भी हो सकता है, बड़ा प्रतिशत वोट देने नहीं जाएगा। आपका व्यवस्था से जब जिस दिन विश्वास, मैं इसलिए बताऊं, मेरे बहुत से जानने वाले अब पुलिस स्टेशन, थाना एफआईआर कराने नहीं जाते हैं। सही, बिल्कुल। वो इसलिए नहीं जाते, वो उस व्यवस्था से उनका विश्वास उठ चुका है। वही हालत ये बीजेपी का नैरेटिव सेट कर देगा। अगर आप, मैं इस पक्ष का नहीं हूं, मैं इसलिए इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। सहमत हूं आपकी बात। और अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं। इसमें जो ओम सैनी साहब ने कहा कि इसमें अगर ईमानदारी है तो आज इंडिया के किसी भी पार्टी को अपने मैनिफेस्टो की पहली बात कहनी चाहिए कि अगर हम सरकार में आए और अगर हमारी सरकार बनी तो हम बैलेट से इलेक्शन करवाएंगे। भाई आप पहली बात तो ये कहिए ना, ठीक है, आज आप नहीं करवा सकते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा नहीं है। वहां आप इफेक्टेड हम और आप हैं। हम और आप चलेंगे सड़क पर, हम लोग सोएंगे। अगर जिस दिन सोने को तैयार हो जाएगी आम जनता, तब सरकार भी इसको बदलने से नहीं रोक सकती। पॉलिटिकल पार्टी से क्या मतलब है? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी कैटलिस्ट हो सकती है, अवेयर कर सकती है, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता को लड़नी पड़ेगी। तो मेरा अभी भी यह है कि इस समय 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था से विश्वास नहीं उठना चाहिए। अभी भी हमको और आपको ये विश्वास है कि 2024 में सरकार बदली जा सकती है। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाएगा कि कुछ कर लीजिए, सरकार बदली नहीं जा सकती, तो आप शायद इलेक्शन वोटिंग बूथ तक भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने आनंद जी, और बहुत शुक्रिया आनंद सर, अनिल सिन्हा सर, शीतल सर, राजेश जी, विवेक जी, ओम सैनी जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि विपक्ष ईवीएम के लिए एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहा। मुझे यकीन है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।